जिसको कहते हैं। और लास्ट क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस किया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स बस एक नहीं है जो हम लोगों ने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, स्यूडो फोर्स और भी है जो रोटेटरी ऑब्जर्वर के केस में हम कंसीडर करते हैं। एक कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक कहते हैं कोरियोलिस फोर्स, और एक को बोलते हैं एजीमुथल फोर्स या यूलर फोर्स। यूलर फोर्स पढ़ाया था बेटा, एजीमुथल फोर्स और यूलर फोर्स। ये तीनों के लगने के अपने अपने कंडीशन है। जब रोटेटरी ऑब्जर्वर कंसीडर करते हैं, जब पार्टिकल रोटेटरी ऑब्जर्वर जब एक्सेलरेटिंग होता है तो सेंट्रीफ्यूगल के साथ साथ यूलर फोर्स भी हम अप्लाई करते हैं। और जब पार्टिकल चलना शुरू कर देता है तो चलने के कारण, है ना, वो जो अगर मोशन में आ जाए तो उस केस में हम कोरियोलिस फोर्स यूज करते हैं। तो खैर सिचुएशन के अनुसार हम इसको यूज करना सीखेंगे। पहले आप एक और इम्पोर्टेंट चीज समझ लीजिए, दैट इज द टॉर्क। इसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिखते हैं आर क्रॉस, जिसको हम अगर तोड़ दें तो आर एफ साइन थीटा। और ये जो एन कैप है इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, जिससे हम डायरेक्शन निकालते हैं। डायरेक्शन निकालने का मैंने आपको इसका दो तरीका सिखाया था। एक तो राइट हैंड थंब रूल लगा के जिस डायरेक्शन में वेक्टर आर है उस डायरेक्शन में अपना फिंगर को रखो, और फोर्स के डायरेक्शन में हथेली का जो फेस है उसको रखो और फिंगर को घुमा दो। थंब का जो डायरेक्शन आएगा वो डायरेक्शन टॉर्क का डायरेक्शन है ना। तो एक तो ये तरीका है, जनरली हम इससे निकालते हैं। दूसरा जो तरीका हम टॉर्क निकालने के लिए यूज करते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे आपकी फिंगर जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, आप बस उस डायरेक्शन ऑफ रोटेशन से भी टॉर्क का डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हो, क्लॉक या एंटी। और इस बात को बहुत इजीली विजुअलाइज करने के लिए मैंने आपको एक सिचुएशन सिखाया था राइट साइड में, कि जैसे मान लो ये आपका आर वेक्टर है और ये आपका फोर्स वेक्टर है। तो जो आर वेक्टर का टेल पॉइंट है उसको आप एज्यूम करो कि ये फिक्स्ड है, यहां से ये उखड़ेगा नहीं। हाँ, रोटेट कर सकता है, ये इधर या इधर रोटेट कर सकता है, लेकिन वो वहां से उखड़ेगा नहीं। और एक आप इस डायरेक्शन में अगर रॉड के, ये इसको आप रॉड मान लो, दिस इज अ रॉड जिसका एक छोर फिक्स्ड है, और दूसरे छोर पे अगर हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो कुछ इस तरह से, आप इमेजिन कर सकते हो कि ये फोर्स इस रॉड को किस तरह से रोटेट कराएगा। तो जैसा स्थिति दिख रहा है वो इस तरह से रोटेट कराएगा। इसका डायरेक्शन टॉर्क का हो गया क्लॉकवाइज, टॉर्क का डायरेक्शन हो जाएगा क्लॉक। और अगर आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डायरेक्शन बोलना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो आप अपने फिंगर को घुमा दो, थंब का जो डायरेक्शन आएगा उस डायरेक्शन को आप टॉर्क का एक्सियल डायरेक्शन कह सकते। जैसे कि अगर मान लो कि आपका एक आर वेक्टर ये है और एक फोर्स वेक्टर ये है, और आपको इसका टॉर्क का डायरेक्शन डिसाइड करना है, कैसे निकालेंगे। ये जो आर वेक्टर का टेल पॉइंट है उसको आप इमेजिन करो कि यहाँ पर फिक्स्ड है, और एक प्रकार का ये रॉड है, जिस रॉड का एक छोर फिक्स्ड है और दूसरा छोर पे हम अगर एक फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स इस रॉड को देखो कैसे रचाएगा, बताओ एकदम एंटी क्लॉकवाइज। ये रॉड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाएगा उसको, ये इसको ऐसे घुमाएगा, ऐसे, यस एंटी क्लॉक है ना। तो इसका डायरेक्शन, टॉर्क का डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉक, ठीक है। और अगर आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिसाइड करनी है डायरेक्शन, तो आप एंटी क्लॉकवाइज फिंगर को घुमा दो, थंब का डायरेक्शन जो है उससे आपको इसका डायरेक्शन। सपोज करो कि आर वेक्टर ये है, ये आर वेक्टर है, और यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं, कुछ इस तरह से एक फोर्स लगा रहे हैं अलोंग दी वेक्टर आर, आर के ही डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहे हैं। और
इस फोर्स का टॉर्क हमें दिखानी है। तो ये जो पॉइंट है, टेल पॉइंट है आर का, उसको आप अगर फिक्स मान लो यहाँ पे, और बताओ तो देख करके कि ये फोर्स जो है वो इस आर को एक रॉड मानते हुए बताओ कि ये फोर्स आर को कैसे रोटेट कराएगा। तो करवा ही नहीं पाएगा। करवा नहीं पाएगा। टॉर्क का मान 0, इस केस में टॉर्क का मान 0। फोर्स अगर रोटेट कराएगा तभी टॉर्क होगा, फोर्स रोटेट नहीं कराएगा तो टॉर्क 0। रोटेट कराएगा तभी तो कोई डायरेक्शन आए, नहीं रोटेट कराएगा तो डायरेक्शन नहीं। और इसी तीसरे कंडीशन को यहाँ पे मैंने बताया है, अगर कोई फोर्स आर के ही डायरेक्शन में लग रहा है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो उस केस में टॉर्क का मान 0 है। या वो पॉइंट जिसके अबाउट आपको टॉर्क निकालना है वो फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पर ही लाई करता हो तो ऐसे पॉइंट के अबाउट टॉर्क का वैल्यू 0। चलो एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं और फटाफट आप बताइए। सपोज कीजिए कि ये एक आपका रॉड है, दिस इज अ रॉड। इसके इस पॉइंट पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं F1। एक फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगाए, सपोज करो ये F2। एक फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, एक फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स हम यहाँ लगा रहे हैं ऐसे F3, और ये पॉइंट है A। ये पॉइंट है A, इज अ पॉइंट A। तो बताइए टॉर्क पॉइंट है ना, फाइंड करना है टॉर्क। नेट टॉर्क ड्यू टू फोर्सेस अबाउट A पॉइंट के अबाउट सारे फोर्सेस के कारण इस रॉड पे नेट टॉर्क क्या होगा ये बता। मान लीजिए कि जो F1 फोर्स है वो यहाँ से y दूरी पर, रोटेट होगा पहले यहाँ से y दूरी, ये फोर्स इसको आगे रोटेट करेगा, ठीक है। इसको सीधे तो निकालने का जो मेन प्रोसेस है वो पहले आप समझ लो। नेट टॉर्क अबाउट A निकालनी है, तो आप पहले बताओ कि इस रॉड पे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं। 3 फोर्स लग रहे हैं, F1 F2 F3। तो आपको क्या करना है, टॉर्क निकालनी है ड्यू टू F1 अबाउट A प्लस टॉर्क निकालनी है ड्यू टू F2 अबाउट A, फिर प्लस टॉर्क निकालनी है ड्यू टू F3 अबाउट A। मतलब कि अगर 3-4 फोर्स और लगते तो उन चारों फोर्स से, सभी फोर्स के कारण सेम पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकाल के वेक्टरली जोड़ेंगे। माथा पर देखो तीर लगा हुआ है तो हम वेक्टरली जोड़ेंगे डायरेक्शन के साथ, ठीक है। तो वेक्टर के फॉर्म में जोड़ने का क्या नियम सिखाए थे, अगर सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ गए तो सिंपली जुड़ जाएंगे, और अगर कोई अपोजिट आ गए तो घट जाए। चलो ठीक है। तो अब आप देखो F1 की वजह से, F1 फोर्स की वजह से A पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा वो कितना हो। तो इसका फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आपकी फोर्स हो गई, और A से हम अगर उस फोर्स पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू हो गई y। और इस F1 की वजह से टॉर्क क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो आपका रिजल्ट एक आ गया कि F1 की वजह से A पॉइंट के बाद जो टॉर्क हुआ वो हुआ F1 इंटू वाई, डायरेक्शन हो गया क्लॉक। हम नीचे उसको रिप्रेजेंट करें प्लस
F2 की वजह से, ये जो F2 है, F2 की वजह से A पॉइंट के बाद टॉर्क क्या हो? 0 0। और उसका रीजन लिखे हैं कि अगर कोई फोर्स उसी पॉइंट से पास कर जाए जिस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है, तो उस फोर्स के कारण उस पॉइंट के बाद टॉर्क 0, क्योंकि ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास हो रहा है। ध्यान से देखे तो लिखेगा, दिस फोर्स F2 इज पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट A जिसके बाद टॉर्क निकालना है। इस फोर्स के बाद A है ना, इस फोर्स के कारण A के बाद टॉर्क 0 हो गया, तो नेट हो तो उसका हम डायरेक्शन नहीं निकालेंगे। आगे बढ़ो, F3 के कारण अगेन पॉइंट A के बाद टॉर्क बोलो। F3 के कारण A पॉइंट के बाद टॉर्क 0 0। तो फुल एंड फाइनल टॉर्क का वैल्यू आया F1 इंटू वाई, डायरेक्शन हो गया खुला। सो दिस इज द एक दूसरा सिचुएशन लेते हैं। मान लिया जाए कि ये आपका एक रॉड है और इस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। F1 एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, F2 एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, F3 एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, F4। और ये डिस्टेंस, ये एंगल आपकी, ये वाली जो डिस्टेंस है, दिस इज x, और ये एंगल है थीटा। और A पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क, so I have to find out the net torque। नेट टॉर्क अबाउट A। F4 और F3 के कारण तो 0 हो जाएगा। A पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क। तो अगर आपको नेट टॉर्क अबाउट A बोलनी है, तो आपको पहले टॉर्क निकालनी है ड्यू टू F1 अबाउट A, सेम पॉइंट के अबाउट ही निकलेगा। फिर टॉर्क निकालनी है ड्यू टू F2 अबाउट A। फिर टॉर्क निकालनी है ड्यू टू F3 अबाउट A। अगेन फिर टॉर्क निकालनी है ड्यू टू F4 अबाउट A। इन चारों फोर्स के लिए आपको अलग अलग टॉर्क निकाल के डायरेक्शन वाइज उसको जोड़नी है। माथा पे तीर है, वेक्टरली हम उसको ऐड करेंगे। सेम डायरेक्शन वाले सारे टॉर्क जुड़ जाएंगे, अपोजिट वाले सारे कटेंगे। चलो बताओ पहले ड्यू टू F1 H हो जाएगा ये परपेंडिकुलर। 0 F1 जी सर 0 नहीं होगा। 0 ऐसे तो नहीं सर वो F4 का बोल दिया मैंने। नहीं, F1 यहाँ है बेटा, ये वाला। तो इसके कारण 0 नहीं होगा। F4 के कारण आपको 0 होगा क्योंकि F4 A से पास हो रहा है। F3 के कारण भी 0 होगा क्योंकि F3 भी A से पास। सर को बार बार निराश कर रहे हैं। F1 के कारण टॉर्क होगा क्योंकि वो A से पास नहीं हो रहा। F2 के कारण भी टॉर्क होगा क्योंकि वो A से पास नहीं हो रहा। F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं हुआ है। तो आप हमें बताओ कि F1 के कारण टॉर्क कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। तो इसका होगा F1 फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होगी A से लेकर ये वाली परपेंडिकुलर। इसको कुछ मान लेते हैं, सपोज इट इज y।
ये हो जाएंगे F1 इंटू वाई। देखते हैं भाई मान और डायरेक्शन बोलो आइनस, इसका डायरेक्शन क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये जो फोर्स है इस रॉड को ऐसे रोटेट कराने की टेंडेंसी है, ऐसे रोटेट कराए, तो एंटी क्लॉक। और ये चूंकि पहले आया था हम प्लस ले लेंगे। याद रखिए क्लॉक और एंटी क्लॉक में कोई भी एक प्लस तो दूसरा एक माइनस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एंटी क्लॉक प्लस होता है तो क्लॉकवाइज माइनस होता है, या क्लॉकवाइज प्लस होता है तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस होता है, ऐसा नहीं है। आप दोनों में से किसी एक को प्लस तो दूसरे को माइनस ले सकते। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो पहले निकल के आ जाए उसी को हम प्लस ले लेते। तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज को चूंकि पहले से निकल के आ गया तो हम इसको प्लस ले लिए। तो अब इसके बाद जितने एंटी क्लॉक वाले होंगे सबको हम जोड़ेंगे और क्लॉकवाइज वाला जो आएगा उसको हम घटाएंगे। ठीक है, अब बताओ तो F2 के कारण टॉर्क होगा नहीं होगा? होगा ना। F2 ये है, ये हो गया फोर्स F2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला हो गया, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला। मान लिया जाए इसको कुछ L मान लेते हैं, L, तो F2 इंटू L। बार तो सर मान लिया। और बताओ इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, क्योंकि ये जो फोर्स है इस रॉड को ऐसे रोटेट कराए, ये हो जाएगा क्लॉक। तो क्लॉकवाइज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे। तो मैंने यहाँ पहले से प्लस लिख दिया, या आप उसको प्लस में रहने दो, क्लॉकवाइज होने के कारण ये माइनस। माइनस साइन शोज द डायरेक्शन अपोजिट। आगे बोलो। F3 के कारण टॉर्क 0, क्योंकि F3 फोर्स उसी पॉइंट A से पास हो रहा है, और F4 के कारण भी टॉर्क 0, क्योंकि F4 भी उसी पॉइंट से पास। तो नेट टॉर्क अब आप बोल सकते हो F1 इंटू वाई माइनस F2 इंटू L। और जब आप इस तरह बोलेंगे तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। ठीक है, इस तरह F1 ये y और L आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। ये आपका y है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x sin थीटा, और L हो जाएगा x sin थीटा, L हो जाएगा x cos थीटा, चूंकि ये बेस है इसलिए, और y हो जाएगा x हाइपोटेनियस इंटू, चूंकि ये परपेंडिकुलर है सो sin थीटा। यहाँ से y और L की वैल्यू प्लेस करके वैल्यू निकाल। अच्छा एक बात बताओ सबको, ये ध्यान से सोच के, क्या ये टॉर्क 0 हो सकता है? यस सर। ये टॉर्क 0 हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है। अगर ये दोनों टॉर्क की वैल्यू, ये वाली वैल्यू मैग्नीट्यूड और ये वाली दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो जाए तो 0 हो सकते हैं। तो फाइनली ये रॉड नाच भी सकता है या नहीं भी नाच सकता। टॉर्क अगर होगा तो रॉड नाचेगा, नहीं होगा तो नहीं नाचेगा। अब वैसे करके देखने तो मिलवे करता थे। तो यहाँ पे अगर ये मान लो कि फाइनली ये अगर ये वाला वैल्यू इससे ज्यादा हो, है ना, ये वाली जो एक्सप्रेशन, ये जो मैग्नीट्यूड आया इस मैग्नीट्यूड से ये ज्यादा हुआ तो फाइनली ये प्लस में आएंगे और एंटी क्लॉकवाइज का मेन डायरेक्शन बनेगा। तो इसका मतलब रॉड ऐसे ना, अगर ये वाला ज्यादा हुआ ये वाला कम, अगर उल्टा हो गया, ये वाला वैल्यू ज्यादा हुआ और ये वाला वैल्यू अगर कम, तो वैल्यू नेगेटिव आएंगे। नेगेटिव का मतलब क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये जो रॉड है वो ऐसे ना। और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल आ गया, इसके मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड दोनों के मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो गए तो नेट टॉर्क 0 होंगे। रॉड ना क्लॉकवाइज नाचेगा ना एंटी क्लॉकवाइज नाचेगा, रॉड ऐसे ही रहेगा, रॉड विल नॉट।
चलिए आगे बात करते हैं। मोशन ऑफ ए साइकिलिस्ट, मोशन ऑफ ए साइकिलिस्ट इन सर्कुलर पाथ। अनन्या साइकिल चलाते हो बेटा? नहीं। यस सर। ओके, तो आप जब साइकिल को कभी सर्कुलर पाथ में चलाते हैं तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हैं? स्पीड हल्का सा स्लो। ओके, और फिर सो फिर स्पीड हल्का सा हल्का और फिर हल्का हल्का टर्न लेते हैं, मतलब अचानक से पूरा ऐसे नहीं घुमाते। अचानक से नहीं घुमाते हैं, स्पीड स्लो कर देते हैं, और कुछ करते हैं? नहीं। हाँ, आप करते हैं, आप अपने आप को थोड़ा सा बेंड कर देते हैं। अच्छा हाँ सर, हाँ ना, वो मेन चीज है जो बोल ही नहीं रहे। तो वो अगर बेंड अगर आप नहीं करें, है ना, अब बोलेंगे कि नहीं मैं नहीं झुकूंगी और एकदम से सीधे आप टर्न ले लीजिए, तो फिर क्या ठोकूंगी, गिर जाएंगे। गिर जाएंगे। तो क्यों गिरेंगे? क्योंकि आपका वो कौन सा फोर्स था, सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे करके लग जाता है ना। नहीं, वो सब डिप्लोमेटिक बात मत करो, फाइनल बताओ, आप गिरेंगे तो क्यों? अनबैलेंस हो जाएगा साइकिल। चलिए हम इसी को बात करते हैं। ठीक है। सर्कुलेटिंग विदाउट बेंडिंग। अगर मान लीजिए कि हम जिद्दी हैं, हम सीधा साइकिल स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं और हम चाहते हैं कि सर्कुलर पाथ में बेंड कर जाए, और हम अपने आप को बेंड भी नहीं करना चाहते हैं, विदाउट बेंड। देखिए, ये आपका साइकिल है। साइकिल बहुत अच्छा बनाते हैं। दिस इज अ साइकिल। आगे का फ्रंट व्यू हम बना रहे हैं, और ये आदमी है जो साइकिल को चला रहा है। ये हैंडल है और ये उसका सर्कुलर पाथ। साइक्लिस्ट अपने आप को बेंड नहीं किया। साइक्लिस्ट जो है सर्किल में तो आ गया है, लेकिन ये अपने आप को बेंड नहीं किया। तो अगर बेंड बिना किए अगर वो सर्किल में चलेगा तो फिर क्या होगा? तो आइए हम इस पर फोर्स लगा करके देखते हैं कि क्या। अच्छा, किसी भी मोशंस को एनालाइज करने के लिए मैंने आपको न्यूटन्स लॉ में बताया था कि आप एक सुटेबल ऑब्जर्वर लेकर के चीजों को आकलन कर सकते। आप ऑब्जर्वर साइक्लिस्ट के मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए ग्राउंड पर भी खड़ा होकर के ऑब्जर्व कर सकते हो, नहीं तो आप इस साइक्लिस्ट के ऊपर ही एक ऑब्जर्वर बिठा करके साइक्लिस्ट का हाल समाचार पूछ सकते हो। तो दिस इज द ऑब्जर्वर टेकन अलोंग विद द साइक्लिस्ट मोशन। ये साइकिल, ये जो साइकिल जो सर्किल में चलेगा, तो ये ऑब्जर्वर भी साइकिल के साथ साथ सर्किल में चलेगा। तो मैंने ये ऑब्जर्वर चुना है। दिस इज द ऑब्जर्वर कंसीडर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द साइकिल। ये कैसा ऑब्जर्वर हुआ, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? अरे बोलो। नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल। ये ऑब्जर्वर मैंने अज्यूम किया दैट इज नॉन इनर्शियल। और ये कैसा नॉन इनर्शियल है? सर्कुलेटिंग। यस सर। सर्कुलेटिंग ऑब्जर्वर। सर्कुलेटिंग ऑब्जर्वर। और जब हम सर्कुलेटिंग ऑब्जर्वर लेंगे, ओके, और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चल रहा है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चल रहा है, और ये ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में साइकिल रेस्ट में है, साइक्लिस्ट जो है वो रेस्ट में, क्योंकि वो उसी पर बैठा। तो यहाँ पर जो सूडो फोर्स लगेगा बस एक ही लगेगा, वो हम यूज करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर ये एक्सेलरेटिंग में होता
एक दूसरा भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते, यूलर फोर्स। और अगर इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में साइक्लिस्ट मोशन में अगर होता तो फिर इसके रिस्पेक्ट में हम एक और फोर्स लगाते, कोरियोलिस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अलावा। क्योंकि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में साइक्लिस्ट जो है वो रेस्ट में, और ये और साइक्लिस्ट जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम कंसीडर करते हैं। तो जो यूलर फोर्स है, जो सूडो फोर्स है, वो नहीं लगेगा और कोरियोलिस फोर्स नहीं लगेगा, और सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो चलिए हम फोर्स लगाते हैं। और जब आप सूडो फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या नियम बताया था कि जितने रियल फोर्स हैं सारे लगेंगे, और एक सूडो फोर्स भी लगेंगे न्यूटन्स के नियम को अप्लाई। तो रियल फोर्स पहले लगा दो। सर बाकी फोर्सेस क्यों नहीं लगेंगे, कोरियोलिस वगैरह? अभी बोला ना उसके बारे में। कोरियोलिस फोर्स इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में साइक्लिस्ट का मोशन रेस्ट में है। ठीक है सर। और एक और फोर्स क्या था, यूलर फोर्स या अज़ीमुथल फोर्स, वो क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये जो सर्कुलर मोशन है वो यूनिफॉर्म। इसकी जो लगने का कंडीशन पर होना, वेदांग मैंने कितना डिटेल से बताया। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। ये रहेगा तब ना ये फोर्स लगेगा। अगर ये जीरो हो तो ये फोर्स ऑटोमेटिक जीरो होगी। यस सर। और बेटा और दूसरा देखो, कोरियोलिस फोर्स में क्या था, ये वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो अगर ये वेलोसिटी जीरो हो गया तो ये भी फोर्स जीरो हो जाएंगे। यस सर। लेकिन ये जो आपका था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये लगेगा। तो हम यहाँ पे अब फोर्स लगाते हैं। तो पहले सारा रियल फोर्स लगाएंगे, मास होने के कारण mg। अच्छा, mg फोर्स कहां से लगाएंगे वेदांत? पोजीशन इंपॉर्टेंट है सर एकदम बीच से? एकदम बीच से नहीं, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। मान लिया जाए कि साइक्लिस्ट का जो मास है 60 kg का है, और जो ये साइकिल जिसको वो चला रहा है वो 40 kg का है। तो टोटल जो मोशन सर्किल में है वो टोटल कितने मोशन हो गए? 10 kg, 100 kg। 40 kg का साइकिल है और 60 kg का आदमी है, तो टोटल 100 kg का मोशन सर्किल में। और 100 kg पूरा का पूरा जो है ना साइकिल के नीचे पोर्शन से आदमी के हेड पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड। इस इंटायर मोशन का इंटायर जो सिस्टम है उसका मान लेते हैं कहीं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी के सीजी। तो यहीं पे हम हमेशा वेट फोर्स लगाते हैं, और वेट फोर्स लगेंगे वर्टिकली। ये फोर्स तो अर्थ ने लगाया वर्टिकली। इसके बाद ये कांटेक्ट में, सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो एक जो है वो नॉर्मल फोर्स लगेंगे। नॉर्मल फोर्स यहां से लगेंगे, जमीन से सटा हुआ एक नॉर्मल फोर्स लगेंगे। दिस इज द नॉर्मल फोर्स। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा सेंटर से रेडियली आउटवर्ड, दैट इज mv² r इसका रेडियस। मान लीजिए सर्किल में v स्पीड से चल रहा है, mv²। और mv² जो फोर्स है इस पूरे साइक्लिक सिस्टम को वो आगे की तरफ पुश करने की टेंडेंसी रखता है। तो जो साइकिल है वो जमीन के साथ घसटा के आगे जाना चाहता है, उसको रोकने के लिए हम एक फ्रिक्शन लगाते हैं। This is the friction. तो फ्रिक्शन फोर्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लगेंगे, नॉर्मल फोर्स भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लगेंगे। mg फोर्स लगेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डाउनवर्ड, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रेडियली आउट। मान लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से y डिस्टेंस पे, because it is at a distance of y। और ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सपोज करो A।
बताओ तो क्या ये साइक्लिस्ट सर्किल में चल पाएगा या गिर जाएगा? तो देखो यहाँ पे तो नॉर्मल mg को बैलेंस करने में यूज हो जाएगा, नो डाउट। साथ ही साथ जो फ्रिक्शन है वो mv² r को अगर बैलेंस कर पाया तो घसटाने से रोक सकता। अगर बैलेंस कर पाए तो घसटाने से रोक देगा, नहीं तो mv² r हो सकता है कि अगर फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा लग जाए तो ये साइक्लिस्ट को दूर फेंक सकता है। अगर बैलेंस हुआ तो चलो घसटाना नहीं हुआ, घसटाना ना रुक गया। लेकिन अगर आप नेट टॉर्क अबाउट ए निकालो तो देखो नॉर्मल के कारण टॉर्क 0, सब कोई ध्यान से देखो, नॉर्मल के कारण टॉर्क 0 होगा ना? यस सर। नॉर्मल के कारण टॉर्क 0 क्योंकि वो ए पॉइंट से पास हो रहा है। mg फोर्स के कारण भी टॉर्क 0 क्योंकि वो भी ए पॉइंट से पास हो रहा है। फ्रिक्शन के कारण भी टॉर्क 0 क्योंकि वो भी ए पॉइंट से पास हो रहा है। और सिर्फ एक mv² के कारण, mv²r के कारण टॉर्क होगा, और वो कितना होगा? वो होगा mv²r इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज y। डायरेक्शन बोलो भाई, क्लॉकवाइज। और तुम इसको गौर से देखो तो क्या ये कभी 0 हो सकता है? नहीं। क्या ये जो टर्म क्लॉक, ये जो टॉर्क का आया है, क्या ये 0 हो सकता है? नहीं सर। नहीं 0 हो सकता, क्योंकि साइक्लिस्ट में मास होंगे, नाच रहा है तो स्पीड होंगे ही, सर्किल में चल रहा है तो रेडियस होंगे ही, और सेंटर ऑफ मास अगर ग्राउंड से कुछ ऊंचाई पर है तो y के वैल्यू कुछ होंगे ही। दिस इज नॉट 0। और अगर ये 0 नहीं है, इसका मतलब यही टॉर्क है जो इसको बाहर की तरफ फेंक देगा और ये ओवरटर्न कर जाएगा, मतलब पलट जाएगा। और वो पलटेगा कैसे? आउट फ्रॉम दी सर्किल। सर्किल के बाहर ये साइक्लिस्ट गिरेगा अगर ये बिना बेंड करते हुए। तो आप यहां कह सकते हो, इफ cyclist is moving, is circulating without bending, is circulating without bending, then he will fall out from the circle. सर्किल के बाहर गिर जाएगा ड्यू टू दी टॉर्क। Produced by centrifugal force. Produced by centrifugal force. ऑफकोर्स जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है या जब भी हम सूडो फोर्स की बात करेंगे तो ऑब्जर्वर को वेल डिफाइंड रखना। बिना ऑब्जर्वर वेल डिफाइंड किए हम माना जाएगा कि वो ग्राउंड पर है और वो इनर्शियल है, तब उस केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, कोई सूडो फोर्स अस्तित्व में विथ रेस्पेक्ट टू सर्कुलेटिंग ऑब्जर्वर। तो दिस इज द, ये साइक्लिस्ट का मोशन हुआ। जब वो बिना बेंड किए सर्किल में चलेगा तो वो सर्किल से बाहर गिरेगा और वो गिरेगा इस फोर्स के। अब अगर वो अपने आप को गिरने से बचाना चाहता है तो क्या करेगा? वो बेंड करेगा, बेंड करके सर्किल में चलेगा। इस साइड एक अपना फोर्स है ना, सर्कुलेटिंग विथ बेंडिंग। मान लीजिए कि वो साइक्लिस्ट है, वो सर्किल में चलने के लिए, सेफली चलने के लिए, बिना गिरे चलने के लिए अपने आप को थोड़ा बेंड करे। तो बेंड किधर करेगा? सर्किल के भीतर बेंड करेगा, सर्किल के बाहर बेंड करेगा? भीतर।
बोलो भाई। इधर सर्किल के अंदर, बाहर करें। सर्किल के अंदर करें, अंदर बेंड करें। ये है आपका वही तो सर्किल, अंदर ये बोल। है साइक्लिस्ट। अब बोलने से कुछ नहीं होगा, गलती भी वो चलेगा। ठीक है, ज्यादा ज्यादा क्या बोलेंगे सर, बेइज्जती करेंगे। करो। ये हम एक टिपिकल डायग्राम बनाया है तो सही तो बोल रहे हैं, हम्म, दिमाग और लगाओ ये तो गलती आपका नहीं होगी। साइकिल का अगर गलती भी सर्कुलर हो मोशन है। खबर हो जाएगी। जब तक दिख रहा है? और याद रहेगा, अगर सर डांट दे ही ना तो ठीक ठीक, लेकिन गलती से अनन्या बताओ तो इस साइक्लिस्ट में कैटो चक्का है? शायद 2 होना चाहिए, लेकिन एक दिख रहा है। एक दिख रहा है, एक पीछे है बेटा, नहीं, ना, एक सामने वाला है और एक उसी के पीछे में, और आपका फ्रंट व्यू है। वेरी बैड सर। हाँ सर, समझ गए ड्राइंग से। तो ये सिचुएशन है। और अब ये टुवार्ड दी मतलब कि सर्किल के अंदर बेंड क्यों किया है, और अगर आप बाहर बेंड करेंगे तो सारे फोर्सेस डिसाइड कर देंगे कि इसका क्या होने वाला है। आगे देखिए। बंद कर दे। और फिर इस साइक्लिस्ट का मान लेते हैं सर्कुलर रेडियस है आर, भी स्पीड से सर्किल में चल रहा है, और इसकी भी स्थिति का आकलन करने के लिए एक ऑब्जर्वर को हम इसी साइक्लिस्ट पर बिठा दें। दिस इज द ऑब्जर्वर टेक्निक, व्हाट इज द सर्कुलेटिंग ऑब्जर्वर मैंने लिया। चलिए मान लेते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ है। पूरा जो साइकिल में मोशन हो रहा है, आदमी का मास प्लस साइकिल का मास, टोटल मास का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है। और ऑब्जर्वर मैंने यहाँ लिया है। ये ऑब्जर्वर हो गया नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के जब हम कंसिडर करते हैं तो सारे रियल फोर्स के साथ साथ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगाएंगे। यहाँ भी ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यहाँ पे यूलर फोर्स जो एजीमुथल फोर्स है वो नहीं लगेगा, और इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में साइक्लिस्ट रेस्ट में तो कोरियोलिस फोर्स नहीं लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही अकेला एक सूडो फोर्स के रूप में यहाँ काम। तो आइए बात करते हैं। मास के कारण एक वेट फोर्स लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज एक सेंट्रीफ्यूगल है ना, मास के कारण mg यहाँ कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट के कारण एक नॉर्मल फोर्स लगेगा वर्टिकली अपवर्ड। दिस इज द नॉर्मल फोर्स। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा देते हैं सेंटर से रेडियली आउटवर्ड, mv स्क्वायर बाई आर। जो इस mv स्क्वायर बाई आर के कारण ये जो इंटायर आदमी और साइकिल का जो सिस्टम है वो ये mv स्क्वायर बाई आर उसको बाहर की तरफ फेंकने का कोशिश करेगा। ये जो चक्का है वो जमीन से घसटाएगा, और घसटाने से रोकने के लिए सड़क जो है, रोड जो है, उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स होगा। ये फ्रिक्शन, तो यहाँ पर भी वही 4 फोर्स लग रहे हैं। और आप देख ही रहे हो साइक्लिस्ट जो पहले खड़ा था बिना बेंड किए, अभी वो साइक्लिस्ट ऐसा हो गया है, मतलब पहले की स्थिति से वो थीटा एंगल बेंड कर गया। The cyclist is taken a bend angle theta from the vertical। याद रखिए एंगल वर्टिकल से वो थीटा एंगल बेंड। तो यहां भी देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए नॉर्मल जो ऊपर का फोर्स है वो बैलेंस करेगा mg को, तो बाय डिफॉल्ट ये बैलेंस करने वाला है। अगर ये जो आपका mv स्क्वायर बाई आर फोर्स है, mv स्क्वायर बाई आर, अगर ये लेस देन और इक्वल टू फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, देन नो स्कीडिंग। चक्का स्कीड नहीं करेगा, चक्का जमीन के साथ नहीं घसता। ठीक है, अगर mv स्क्वायर बाई आर छोटा पड़ गया फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से, तो इसका मतलब फ्रिक्शन जो है चक्का को लॉक करके रखेगा, वो उसको घसटाने नहीं देगा। घसटा कब जाएगा? जब mv स्क्वायर आर की ताकत फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा। जब mv स्क्वायर बाई आर जो फोर्स है उसकी ताकत फ्रिक्शन फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा, देन स्कीडिंग।
स्किड मतलब घसटाना, घसटा के 3 भाग। तो ये स्किडिंग की कंडीशन है। पलटेगा नहीं पलटेगा उसके लिए टॉर्क डिसाइड करेगा। आइए नेट टॉर्क निकालते हैं। नेट टॉर्क अबाउट ए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लेते हैं। ए के अबाउट टॉर्क बताइए भाई। हम इसको ये वाली दूरी को y मान लेते हैं। दिस इज आवर डिस्टेंस y एंड दिस डिस्टेंस इज, कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो ठीक है, पहले mv² r के टॉर्क 4 गो फोर्स लग रहे हैं। एक नॉर्मल है, एक mg है, एक फ्रिक्शन है और एक सेंट्रीफ्यूगल mv²r। तो पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के टॉर्क हो गया है mv² इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज y। और डायरेक्शन क्या हो गया? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा ना? यस सर। ये प्लस में मैंने ले लिया। ठीक है ना? इसका मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क को मैंने प्लस में लिया हुआ है। तो अब इसके बाद जितने क्लॉकवाइज आएंगे सबको जोड़ेंगे और जो एंटी क्लॉकवाइज आएंगे उसको घटाएंगे। चलो आगे बताओ। नॉर्मल के कारण टॉर्क 0, क्योंकि नॉर्मल ए पॉइंट से ही पास हो रहा है। फिर बताओ mg के कारण टॉर्क बोलो। mg इंटू एक्स। mg हो गया और परपेंडिकुलर दूरी ये हुआ, ए पॉइंट से mg पे परपेंडिकुलर दूरी हुआ है। डायरेक्शन भी बोलो। क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक अगर आ गया तो इसको हम करेंगे माइनस। क्लॉकवाइज को मैंने प्लस लिया तो एंटी क्लॉक माइनस। और फिर एक बच गया फ्रिक्शन। फ्रिक्शन चूंकि ए पॉइंट से ही पास हो रहा है तो उसके कारण टॉर्क। अब नेट टॉर्क की बात कीजिए तो यहां पर सामने क्या आ गया? तो यहां आ गया mv²r इंटू वाई माइनस mg इंटू एक्स। ये दोनों बराबर ये हो गए होते हैं। आपके टॉर्क। और इसका डायरेक्शन का नेट मान ये आपको याद रखें, ये आपका हुआ क्लॉकवाइज और ये है एंटी। घटा करके फाइनली ये हम क्लॉकवाइज ही बोलेंगे, क्योंकि यहां पर अगर कोई साइन नहीं है तो ये प्लस ही। चलिए, अब ये साइक्लिस्ट पलटेगा नहीं पलटेगा? पलट भी सकता है, पलट के बाहर भी गिर सकता है, अंदर भी जा सकता है और ये बच भी सकता है। अगर दोनों बराबर हो गया तो बच जाए। ठीक है, तो आप हमको बताइए यहाँ, इफ mv² इंटू वाई अगर ज्यादा है mg x से तो क्या होगा? आउटसाइड। तो ये बाहर की तरफ पलट जाएगा ना? पलटेगा। यस सर। तो ये हो जाएगा देन फॉल आउट ऑफ सर्किट। अगर mv² इंटू वाई छोटा पड़ जाए और mg x बड़ा हो जाए तब इनसाइड। तब इस केस में साइक्लिस्ट फॉल करेगा, फॉल इनसाइड दी सर्किल, सर्किल के अंदर फॉल करेगा। और अगर दोनों के वैल्यू बराबर हो जाए तो mv² इंटू r, mv²/r इंटू वाई बिकम्स एग्जैक्टली इक्वल टू mg इंटू एक्स। नो फॉल, नो ओवरटर्न, पलटेगा नहीं एंड सर्कुलेट सेफली, सर्कुलेट सेफली। ये 3 कंडीशन। तो अब अगर आप इस साइक्लिस्ट को सेफली चलाना चाहते हो, बिना पलटे आप इस साइक्लिस्ट को चलाना चाहते हो, एक एक कंडीशन लेते हैं। टू सर्कुलेट द साइक्लिस्ट सेफली,
अगर ये साइक्लिस्ट सर्कुलेट करे सेफली विदाउट ओवर टर्निंग, मतलब बिना पलटे, ओवर टर्निंग मतलब बिना पलटे, तो उसके लिए क्या शर्त है? उसके लिए शर्त है ये बटन है mv स्क्वायर बाई आर इंटू वाई मस्ट बी इक्वल टू बहुत बोल रहे mgx। ये वाली कंडीशन में हैं ना पड़ेगी इसको। एम कैंसिल्ड है ना। v स्क्वायर राइट साइड के जो g है उसको आप नीचे ले आइए, या y को चलो ठीक है इसको नीचे ले आते हैं, तो राइट साइड में क्या हो जाएंगे x बाई वाई, ये y को राइट साइड ट्रांसपोज कर दिया। अब अपना फिगर को देखो ध्यान से सब, ये आपका x है, ये डिस्टेंस आपका x, ये भी x है, तो क्या आपको एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है इस फिगर में? यस सर। ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका एंगल ये थीटा है, तो tan थीटा बराबर x बाई वाई बोल सकते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू x बाई वाई, सो x बाई वाई की जगह आप tan थीटा प्लेस कर सकते हैं, तो दिस इज नथिंग बट इज tan। राइट एंगल तो नहीं, तो यहां से आप कह सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई, तो अगर ये साइक्लिस्ट v स्पीड से r रेडियस के सर्किल में सर्कुलेट करना चाहता है तो एग्जैक्टली इतना थीटा एंगल से उसको बेंड करना। अगर v स्पीड से r रेडियस के सर्किल में अगर उसको सर्कुलेट करना है तो दिस मच ऑफ tan थीटा, ये जो एंगल थीटा है इतना एंगल से बेंड करना होगा एग्जैक्ट। अगर इस एंगल से कम एंगल बनाया, इस एंगल से अगर कम बनाया बाहर गिर जाएगा, और इस एंगल से ज्यादा बनाया तो अंदर गिर जाएगा। और दूसरा है टू सर्कुलेट द साइक्लिस्ट सेफली विदाउट स्कीडिंग, विदाउट स्कीडिंग, बिना घसटाए अगर ये साइक्लिस्ट को सर्किल में सर्कुलेट करना है तो उसके लिए क्या शर्त है? उसके लिए यहां शर्त है, देखो, नो स्कीडिंग, दैट इज द फॉर्मूला mv स्क्वायर बाई आर लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन का मैक्सिमम। आप उसको यहां यूज करो, mv स्क्वायर बाई आर लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? तो म्यू इंटू एन, एन का वैल्यू देखो ऊपर निकाले हुए, एन इज इक्वल टू एम जी, आप यहां प्लेस करो, एम से एम कैंसिल हो, और ये कंडीशन हो चाहिए कि म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन v स्क्वायर बाई आर जी से अगर ज्यादा है तो घसटाएगा, साइकिल का चक्का रोड से नहीं घसटाएगा, और v स्क्वायर बाई आर जी का वैल्यू tan थीटा से अगर बराबर है तो वो पलटेगा नहीं। ये दो कॉम्बिनेशन के साथ ये साइक्लिस्ट अपने आप को बैलेंस करके सर्किल में चले। यहां से हमको क्या सीखने को मिला कि अगर साइक्लिस्ट को बिना बेंड के, बिना पलटे या बिना गिरे अगर सर्किल में उसको चलना है तो उसे अपने आप को टुवार्ड्स द सेंटर कुछ ना कुछ बेंड करना ही पड़ेगा, और अगर बिना बेंड किए वो सर्किल में चलेगा तो वो पलट जाएगा बाहर की तरफ। और बेंड भी करना होगा तो किधर बेंड करना पड़ेगा? उसको बेंड करना पड़ेगा सेंटर है ना, सर्किल के अंदर। सर्किल के बाहर अगर बेंड करेगा तो क्या होगा वेदांत? सर्किल के बाहर अगर साइक्लिस्ट बेंड करके अगर सर्कुलेट करे तो क्या वो साइकिल
चल सर पाएगा? गिर जाएगा बाहर की तरफ। गिरेगा। हाँ, तो धराधर गिरेगा। एक तो एमजीओ गिराएगा और एक एमवी स्क्वायर बाई आर भी गिराएगा। एक्चुअली में क्या हुआ, आप अगर गौर से देखो, जब वो नहीं बेंड हुआ था, यहां भी नॉर्मल लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है और एमजी भी लग रहा है। यहां पर भी वही 4 फोर्स लग रहे हैं जो यहां लग रहे हैं। बेंड होने से एक फायदा ये हुआ कि जो एमजी फोर्स है, ये एमजी, वो थोड़ा बगल में शिफ्ट हो। एमवी स्क्वायर बाई आर, फ्रिक्शन एग्जैक्टली देखो वहीं लग रहे हैं जहां लग रहे थे पहले। नॉर्मल भी देखो एग्जैक्टली वहीं लग रहे हैं, कॉन्टेक्ट से वर्टिकली। बेंड होने पर बस जो एमजी यहां ए पॉइंट से गुजर जा रहा था, वो अब थोड़ा बगल से शिफ्ट हो गया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो एमवी स्क्वायर बाई आर, जो यहां उसको गिराने के लिए रेस्पॉन्सिबल था, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ये एमजी भी एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बनाना शुरू कर दिया है कि एमवी स्क्वायर बाई आर जो क्लॉकवाइज टॉर्क बना के इसको पलटाना चाह रहा है, एमजी जो फोर्स है वो भी एक टॉर्क बनाकर उसको काउंटर बैलेंस करने में रेस्पॉन्सिबल और उसको गिरने से बचा लिया। तो बेंड होने से नए फोर्स नहीं जुड़ जाते हैं, बेंड होने से वही फोर्स जो है कुछ नया डेवलपमेंट क्रिएट कर देता है, जिससे कि वो गिरने से बचे। वो नया डेवलपमेंट क्या है? तो नया डेवलपमेंट है कि जो वेट फोर्स है एमजी, वो थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है और वो फिर अपना एक टॉर्क बनाने लग गया जो एमवी स्क्वायर बाई आर के टॉर्क को बैलेंस करने लगा, और इस कारण से ये गिरने से। सर्किल में चलने के लिए साइक्लिस्ट को अपने आप को बेंड करना ही पड़ेगा। अगर बेंड नहीं करेगा तो वो गारंटी गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, तो यहां हम उसका रिजल्ट लिख देते हैं। तो सर्कुलेट दिस साइक्लिस्ट he has to bend, है ना, he has to bend towards the center, otherwise he will overturn, वो अपने नहीं तो वो ओवरटर्न कर जाएगा। और भी स्पीड से आर रेडियस के सर्किल में चलने के लिए कितना उसको टर्न बेंड करना पड़ेगा, वो मैंने यहाँ वैल्यू निकाल दिया। अच्छा, तो कभी भी जब आप थोड़ा सा भी, अगर आप हैंडल भी मोड़ेंगे तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए बेंड करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि आप एक रोड से जा रहे हो ना, जैसे कि ये रोड से जा रहे हो, ऐसे सीधे जा रहे हो, यहाँ पर आपको मुड़ना है, यहाँ पे आपको मुड़ना है, तो आप यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी मुड़ोगे ना तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए बेंड करना। अगर सीधे मतलब कि पूरा एकदम सीधा स्ट्रेट मेंटेन कर जाओगे तो वहीं धड़ाम से गिर जाओगे सर, क्योंकि ये छोटा सा पोर्शन भी जो है वो सर्किल का ही पार्ट। तो जरूरी नहीं कि पूरा एंटायर सर्किल होगा तभी बेंड करेंगे, तो एक हल्का सा भी कर्व मोशन लेने के लिए आपको बेंड कर लेंगे, अदरवाइज आप वहीं पे गिर जाए। ठीक है, तो जनरली जो हम लोग का शहरी रोड होता है, शहर का जो रोड होता है, जैसे कि मान लो ये एक चौराहा है, ये आपका चौराहा है, रोड में मुझे नहीं से धसा दिया जाता है। ठीक है, और मान लो कि तुम ये साइकिल चला के ऐसे जा रहे हो, आपको कभी इधर मुड़ना है, या साइकिल चला के ऐसे जा रहे हो तो आपको कभी इधर मुड़ना है, तो क्या करते हो? अपने आप को बेंड करके बैलेंस करके सीधे चले जाते हो। अब आप थोड़ा इमेजिन करो कि आपका तो भाई 2 चक्का है, चक्का ये है, एक चक्का ये है, एक चक्का उसके पीछे, और आप साइकिल पर बैठ के साइकिल चला रहे हो। आप अपने आप को ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाओगे, या ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाओगे, तो आप अपने सुविधा अनुसार उसको जो है बेंड कर ले। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि मान लो ये कार चल रही, ये कार चल रही,
और कार को अगर इधर बेंड करना है या कार को इधर बेंड करना है, इसको भी तो पलटने का खतरा है, जैसे कि साइकिलिस्ट को पलटने का खतरा था। रोड पे से करिए तो फिर कार क्यों नहीं पलटता, आप क्यों पलट जाते? बोले सर, ये बात चार भी है उसके अंदर, तो सर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता होगा चीज। हाँ हाँ, बिल्कुल हो जाता है। उसी को तो समझना है कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है एग्जैक्टली, वहां पे क्या एक्चुअली में रोल काम करते हैं। तो हम बात करेंगे मोशन, गलत सलत बात नहीं पता है। मोशन ऑफ 4 व्हीलर नहीं, कुछ भी कोई बोलेगा थोड़ी ना हम सुनेंगे, सोचना तो हम इन सर्कुलर। रोडवा हुए रे उस 10 जहाँ मुड़ता है ना तो अच्छा, कभी कभी आप देखे होंगे कि जब आप हाईवे वगैरह में चले हो और जहां पे शार्प टर्न हो रहा होगा तो देखो तो वहां रोड उठा दिया जाता है। नहीं देखे बेटा, मैं तो जब हाईवे वगैरह में देखोगे तो नहीं। कहीं पर भी नहीं देखे। सर रोड उठा जाएगा का मतलब? जब आप हाईवे वगैरह में चलोगे ना तो वहां पर देखोगे जहां कहीं शार्प टर्न होगा, मोड़ा मतलब कि शार्प मोड़ होगा, तो देखोगे रोड को एक साइड से उठा दिया जाए हम भी नहीं समझा लिया वैसे। ना, उसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ ट्रैक। ये धसल नहीं है रोडवा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ये धसल कि पलटने के खतरा को रोक दिया जाए। जैसे कि यहाँ साइकिलिस्ट तो अपने आप को बेंड करके बचा लिया, लेकिन फोर व्हीलर कैसे बचाएगा? यही बेंडिंग तो कार वाले में भी चाहिए। कार के ड्राइवर अगर कार के भीतर बैठ के ऐसे करेगा तो कार तो ऐसे नहीं होगा, तिरछा तो नहीं होगा, बेंड तो नहीं होगा। वही कालीन प्रोजेक्ट जैसे, जबकि उसको पलटने से बचाने के लिए बेंडिंग होना जरूरी है। तो वैसे केस में वो कार को बेंड करने के लिए रोड को ही उठा दिया जाए। अब अगर हम रोड को नहीं उठाते तो एक लिमिट तक आप बिना पलटे उस रोड पे चल सकते हैं, कार के केस में। लेकिन साइकिल वाले के केस में कोई लिमिट में आप बिना पलटे नहीं चल सकते, वो बेंड करना है। लेकिन कार के केस में आप बिना पलटे भी कुछ स्पीड तक सर्किल में चल सकते। आइए हम देखते हैं बात। पहला हम कंडीशन लेते हैं, इफ रोड इज नॉट बैक, सर्च करो बैंक। बैक मतलब रोड को इंक्लाइन बना देना। रोड इंक्लाइन नहीं बना मान लो और आपकी कार सर्किल में चलने के लिए तैयार। सपोज करो कि आपका यह सर्कुलर पाथ, तोरा की लगले हो रोहित कि बैंक मतलब किनारा हमने जानू ये लगलो रोड उठाया नहीं गया, ये उसका रेडियस बता दो। ठीक है। और आपके ये आपका रोड स्ट्रेट एकदम फ्लैट रोड, कुछ और बताएगा। और सामने से आपकी एक कार आ रही है और उस कार का अगला चक्का ये है, अगला 2 चक्का है इसका, इस चक्का है इधर, और ये कार का फ्रंट व्यू है, कार का फ्रंट। ये सामने से कार चलती हुई आ रही और वो सर्कुलर मोशन है, स्पीड भी से वो कार चली। और इस कार का हाल समाचार लेने के लिए एक ऑब्जर्वर को हम इसी कार पे रखें। उस पर एन ऑब्जर्वर इज सिटिंग ऑन द कार who will decide the motion of the car. Of course, the observer is non-inertial circulating observer. चलो फोर्स लगाया जाए, बताइए फटाफट फोर्स के बारे में। मास के कारण mg लगेगा। मास मान लो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, तो इसका एक वेट फोर्स लगा वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज mg। दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मान लीजिए रोड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट y। इसके बाद ये जो चक्का है, अंदर वाला चक्का है, ये रोड के कांटेक्ट होने के कारण एक नॉर्मल फोर्स लगी ऊपर में,
और ये जो चक्का है वो भी रोड के कांटेक्ट होने के कारण एक नॉर्मल फोर्स लगी होगी, इज अ नॉर्मल फोर्स N2, अलग अलग चक्का पे अलग अलग नॉर्मल। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मैं दिखाता है, mv²/r। और ये mv²/r जो है, ये पूरी ये जो कार सिस्टम है आदमी के सहित, ये mv²/r इस पूरे कार को दूर, सेंटर से दूर, रेडियली आउटवर्ड ढकेलता है। और ये आगे स्कीड ना करे, इसलिए रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन डेवलप करता है। वो फ्रिक्शन उसको आगे जाने से, और यहाँ एक फ्रिक्शन लगा, सपोज फ्रिक्शन Fr1, एक यहाँ फ्रिक्शन लगा, फ्रिक्शन। दीज आर दी ऑल फोर्सेस मैंने यहाँ लगा, ठीक है। मान लिया जाए y मैंने क्या लिया है, y या h हम इसको एज्यूम कर लें, दिस इज h। What is h? H is the height of CG from the ground. ग्राउंड से CG की हाइट है h। सपोज करो B is what? B is the distance between front wheels. Distance between front wheels. ये आपकी यहाँ से यहाँ तक का दूरी B है। ये चूंकि mg वर्टिकली डाउनवर्ड बीचों बीच लगा है, तो ये पार्ट आधा हो जाएगा b/2, और इस साइड भी हो जाएगा b/2, ठीक है। ये b/2 हुआ, ये भी b/2। अब आइए देखते हैं क्या क्या घटनाएं घट सकती। इमेजिन करो हम पता लगाना चाहते हैं स्पीड के बारे में, कि हम स्पीड कितना हद तक बढ़ा करके, बिना रोड अगर बैंक किए हुए हैं, तो ऐसे रोड पे हम कितनी मैक्सिमम स्पीड से सर्किल में चल सकते हैं बिना पलटे, ठीक है। तो आप मेरे छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब देना शुरू कीजिए। अगर हम स्पीड बढ़ाना शुरू कर दें तो क्या क्या बातें होंगी? As v increases, स्पीड बढ़ाएंगे तो जैसे जैसे v बढ़ता जाएगा, मतलब कार की स्पीड और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा होता है, तो mv²/r जो फोर्स है वो बढ़ता जाएगा। और इस पॉइंट के अबाउट, मान लो ये पॉइंट है A, तो वैसे केस के अबाउट टॉर्क है ना, ड्यू टू mv²/r अबाउट A, ये बढ़ता जाएगा। और तब इस केस में इसकी जो क्लॉकवाइज रोटेशनल टेंडेंसी है ना, ओवरटर्न टेंडेंसी, वो बढ़ता जाएगा। और क्लॉकवाइज अगर रोटेटिंग टेंडेंसी बढ़ता जाएगा, तो ये जो चक्का है, भीतर वाला चक्का है, वो रोड से धीरे धीरे उठना शुरू करेगा। अरे समझ रहे हैं स्थिति? स्पीड हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे, ये वाली स्पीड जैसे जैसे बढ़ाएंगे, ये जो फोर्स है mv²/r वो बढ़ता जाएगा। इस फोर्स के बढ़ने से A पॉइंट के अबाउट इसका जो टॉर्क बनेगा क्लॉकवाइज, वो टॉर्क बढ़ता जाएगा। इस कार में क्लॉकवाइज टेंडेंसी ऑफ रोटेशन बढ़ता जाएगा। और ये वाली जो चक्का है, ये जमीन से धीरे धीरे उठना शुरू। और जब ये चक्का रोड को छोड़ देगा, जब ये चक्का इस रोड को छोड़ देगा, जस्ट छोड़ेगा, उस पोजीशन को हम कहेंगे, ये जो कार है वो जस्ट अबाउट टू ओवरटर्न। और उस पोजीशन तक आप अपनी स्पीड बढ़ा करके कार को सेफली चला पाओगे। जब तक ये चक्का रोड से सटा हुआ है, आपका कार नहीं पलटे। लेकिन जब ये चक्का, ये भीतर वाला चक्का जब रोड को कनेक्ट करना छोड़ देगा, टच उसकी जो संपर्क अगर छूट जाएगा, उस पर्टिकुलर स्पीड तक आपका गाड़ी नहीं पलटेगा।
और उस पर्टिकुलर स्पीड के बाद अगर आप और स्पीड बढ़ा दोगे तो कार ये जो है रोड पे पलट जाएगा, क्लॉकवाइज पलट। तो एट पॉइंट ऑफ टर्निंग क्या, एट पॉइंट ऑफ ओवर टर्निंग, कार की पलटने की स्थिति में क्या होगा? कार के पलटने की स्थिति में ये जो नॉर्मल है वो जीरो हो जाएंगे। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, अब ये कांटेक्ट छूट गया तो ये फ्रिक्शन जीरो हो जाएंगे। तो बस अब कौन से फोर्स बच गए? ये जीरो हो गया, तो बच गया एक mg, बच गया एक नॉर्मल और एक बच गया mv²/r। और इस स्थिति में ये जो आपका नॉर्मल N2 है वो बैलेंस करेगा mg को, ये बैलेंस करेगा mg को। mv²/r अगर ये छोटा है या कम है फ्रिक्शन 2 के वैल्यू से तो स्किडिंग नहीं होगा, ओवरटर्न तो नहीं होगा, स्किडिंग नहीं होगा। और साथ ही साथ टॉर्क ड्यू टू mv²/r अबाउट a, टॉर्क ड्यू टू mv²/r अबाउट a अगर ये लेस देन हुआ है ना, तो mg के, या हम अगर इक्वल टू ले लेते हैं, ये बैलेंस करेगा टॉर्क ड्यू टू mg अबाउट a। एक्चुअली में अगर हम आपसे पूछें बताओ पलटाने वाला कौन है, इस कार को पलटाने वाला कौन है? एक वर्ड में जवाब दीजिए, पलटाने वाला कौन है? इस कार को पलटने वाला है कौन? वो कौन फोर्स है जो इस कार को पलटाना चाहता है? mv²/r के द्वारा टॉर्क। और इसको बचाने वाला कौन है? कार को पलटने से बचाने वाला कौन है? फ्रिक्शन। नहीं, फ्रिक्शन तो घसटाने से बचाने वाला है ना, फ्रिक्शन जो है ना घसटाने से बचाने वाला। mg सर, mg है, ये जो mg है वो a पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगा। ये जो mv²/r जो है ये टॉर्क, ये पलटाने वाला टॉर्क ड्यू टू, है ना, काउज ऑफ ओवरटर्निंग, ये पलटाने वाला, ये टॉर्क उस कार को पलटाने का कोशिश करे। और ये जो mg है उस कार को बचाने का कोशिश करे। काउजेस टू अवॉइड ओवरटर्निंग, प्रिवेंट ओवरटर्निंग, अवॉइड ओवरटर्निंग। अगर पलटाने वाला बचाने वाला से ज्यादा होगा तो पलट जाएगा, है ना। पलटाने वाला अगर बचाने वाला से ज्यादा हो तो पलट जाएगा, और अगर बचाने वाला पलटाने वाला से ज्यादा हो तो बचा रहेगा। तो बस सिंपल सा सिद्धांत है यहाँ। तो फॉर नो ओवरटर्निंग तो हम कंडीशन यहां लेते हैं, फॉर नो ओवरटर्निंग अगर कार ना पलटे उसके लिए क्या शर्त है? टॉर्क ड्यू टू mg about a should be greater than or equal to torque due to mv²/r about a।
चीजों को बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए, कहाँ कौन कौन क्या कर रहा है। बताइए तो ए पॉइंट के वॉट mg के कारण टॉर्क कितना हुआ वेदांत? mg इंटू बी बाई टू, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस है b बाई टू, यस और इसका डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज, और mv स्क्वायर बाई आर के कारण टॉर्क बोलिए। mv स्क्वायर बाई आर इंटू एच ना, ए पॉइंट से जो फोर्स है उसकी परपेंडिकुलर दूरी हो गई h। तो m और ये m कैंसिल, m और m कैंसिल, यहां से v की वैल्यू आप निकाल सकते। सो v की जो सेफ वैल्यू होंगी दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ना, हो गया भाई GBR डिवाइडेड बाई Q। तो इस स्पीड से कार की स्पीड कम होनी चाहिए, इतना तक भी अगर हुआ तो पलटेगा नहीं। नो ओवर टर्निंग ऑन फ्लैट रोड। सीधा सपाट रोड है, उस पर ओवर टर्निंग ना हो, उसके लिए कंडीशन नो ओवर टर्निंग ओवर ए फ्लैट। ठीक है, ओवर टर्निंग तो नहीं हुआ लेकिन घसटा तो सकता ही, हो सकता है कि रोड वगैरह में पानी या तेल गिरा हुआ, तो ये वाली टॉर्क अगर कम हुआ mv स्क्वायर बाई आर तो पलटाने से तो बच जाएगा, लेकिन हो सकता है कार का जो ये जो mv स्क्वायर बाई आर इस पूरे कार को घसटा के दूर फेंक दे। तो उसके लिए शर्त क्या है? नो स्कीडिंग और नो स्कीडिंग। मतलब स्कीडिंग ना हो उसके लिए क्या शर्त है कि जो फोर्स है mv स्क्वायर बाई आर घिसटाना होता। ये लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए फ्रिक्शन के मैक्सिमम म्यू इनटू, तो m एंड m कैंसिल, और यहाँ से v की जो वैल्यू आएंगी लेस देन और इक्वल टू रूट अंडर न्यू और जी। म्यू आर। ये हुआ नो स्कीडिंग while circulating on flat। अच्छा, खतरा कौन बड़ा है? घसटाने का खतरा बड़ा है कि पलटने वाला खतरा बड़ा है? जी बेटा, सर पलटने वाला खतरा जो है ना वो ज्यादा खतरनाक। घसटा गया तो खैर कार खड़े रहेगा, बस यहाँ से यहाँ चला जाए, मजा भी आएगा। मजा भी आएगा। और अगर पलट गया तब तो सीधे बड़ा एक्सीडेंट हो गया है ना, पैर ऊपर हाथ ना सर नीचे। ठीक है, तो घसटाने से रोकने के लिए बेसिकली क्या किया जाता है, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम कुछ समय में रोड जो है ना, सरकार जो है वो रोड को मरम्मत करता है, उसके ऊपर में पिचिंग करता है, पत्थर डालता है ना, उसको खोदता है ना, गड्ढा गड्ढा करता है ताकि फ्रिक्शन बना रहे रोड, तो अपने आप भी बढ़ जाए। ठीक है, तो ताकि जो है स्कीड ना हो, गाड़ी जो भी उस रोड पे चल रहा है स्कीडिंग ना हो। और तुम जब आप इसका स्पीड निकालोगे ना, ये वाली जो स्पीड निकालोगे, ये जो आप कैलकुलेट किए हैं, ये वाली जब आप स्पीड कैलकुलेट करोगे, ये बहुत ज्यादा स्पीड नहीं आता, ये वैल्यू बहुत कम आता है। मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड या 4-5 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से 4 मीटर पर सेकेंड इस तरह से। ये 4 मीटर पर सेकेंड आया, इसका मतलब ये हुआ कि आप 4 मीटर पर सेकेंड तक ही बिना पलटे है ना फ्लैट रोड पे सर्कुलर मोशन तक चल सकते।
4 से ज्यादा चलोगे तो पलट जाओगे, 4 से कम चलोगे तो नहीं पलट। लेकिन कार की स्पीड तो 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 80 किलोमीटर स्पीड चलाने की है, और अगर हम उस स्पीड से ही धड़ल्ले जा करके फ्लैट मोड़ देंगे, है ना, जैसे कि मान लो 80 किलोमीटर पर सेकंड से जा रहा है और जाते जाते मैं ऐसे ही मोड़ दिया और रोड एकदम से फ्लैट है, सीधा है, आपका कार पलट जाए। तो वैसे केस में हम पलटने से बचाने के लिए क्या करते हैं, रोड को इंक्लाइन कर देते हैं, रोड को बैंक कर देने से क्या फायदा है कि पलटाने वाला जो खतरा है वो खत्म। रोड को बैंक कर देने से पलटाने वाला जो खतरा है वो ऑलमोस्ट जो है प्रिवेंटेड हो जाता है। कुछ नहीं होता स्पीड में। हाँ, स्कीडिंग वाली या स्लिपिंग वाली खतरा रहता है, लेकिन पलटाने वाला खतरा ऑलमोस्ट खत्म। इसलिए देखोगे हाईवे वगैरह पे या एक्सप्रेस वे जो है, जहां पर स्पीड लिमिट है 80 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर से चलता है, वहां पर जब भी देखोगे तो रोड कहीं मुड़ रहा है, रोड को एक साइड देखोगे तो रोड उठा हुआ है। वहां के आसपास के लोग कहेंगे कि रोड इसलिए उठा दिया गया है कि बारिश का पानी बह जाए, लेकिन ये रोड को उठाया इसलिए नहीं गया कि बारिश का पानी बह जाए, कार न पलटे इसलिए रोड को उठाया। ठीक है, तो आइए हम उस कंडीशन को देखते हैं। तो रोड मैंने अभी देखा कि रोड अगर बैंक नहीं है तो आप बस इसी लिमिट तक सर्किल में कोई गाड़ी को चला सकते हैं, इसी लिमिट तक चला सकते हैं। और अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, कुछ व्यवस्था करना। नाउ द कंडीशन नेक्स्ट इज इफ रोड इज बैंक। तो अगर रोड बैंक्ड है, इन दिस केस देयर विल बी ऑलमोस्ट नो ओवरटर्निंग, मतलब हम पलटने से ऑलमोस्ट बचे रहते हैं। देयर विल बी ऑलमोस्ट नो ओवरटर्निंग, बट there may be the condition of sleeping down or skidding up, है ना कंडीशन। ओवर टर्निंग तो नहीं होगा, पलटने से तो हम जनरली बच ही जाते हैं, लेकिन ऐसे हालत में जो मेरा गाड़ी है, जो कार है, जो ट्रक है, वो घसटा करके रोड के नीचे आ सकता है, या नहीं तो घसटा के रोड से ऊपर भी जा सकता है। चलिए हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं तो आप समझ में। देखिए आपका ये सर्कुलर ट्रैक है, ये सर्कुलर ट्रैक है। पहले जो कार अभी चल रहा था वो फ्लैट रोड में चल रहा था, अब रोड को थोड़ा सा उठा दिया गया। दिस इज थीटा। रोड को इस तरह से उठा दिया। इसका जो सेंटर है यहाँ कहीं से रेडियस इसका बन रहा है, सपोज कार का फ्रंट व्यू कुछ इस तरह से बनेगा इसके साथ। अब चूंकि ओवर टर्निंग नहीं है तो हम यहाँ पे टॉर्क वाली सिचुएशन से बच जाते हैं और सिर्फ फोर्सेस को बैलेंस करने में हम यूज आपकी फ्रंट व्यू हो गई। इज अ कॉन्टेक्ट ऑन द रोड। कार की स्पीड
इस तरह से भी स्पीड से चल रहा है कार। इस कार की स्थिति को दर्शाने के लिए एक ऑब्जर्वर को हम इसी पर ले लेते हैं। दिस ऑब्जर्वर that will describe the motion of this car with respect to circulating observer। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ इसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिया, mg फोर्स लगा वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल इस चक्का पर भी लगेगा, इस चक्का पर भी लगेगा, तो दोनों का नॉर्मल मिला के हम एक नॉर्मल यहाँ लगा देंगे। ताकि कम ही फोर्स से मेरा काम हो जाए। एक याद रखिए, ये नॉर्मल एक यहाँ लगेगा, एक नॉर्मल यहाँ लगेगा, ऑफकोर्स यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। ये N1 और ये N2 दोनों को जोड़ दिया, एक नॉर्मल बन गया आपका N। N इज N1 प्लस N2। हम N1 N2 नहीं दिखा करके बस एक फोर्स N दिखा। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं रेडियली आउटवर्ड, इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। कंपोनेंट तोड़ लेते हैं। बताया था कि जब भी इंक्लाइन प्लेन में कोई मास हो तो हम उसके वेट फोर्स को दो कंपोनेंट में वही तोड़ लेते हैं। mg का एक कंपोनेंट आप इधर रिजॉल्व कीजिए और एक कंपोनेंट प्लेन के परपेंडिकुलर। दिस इज थीटा। ये हो गया mg sin थीटा, ये हो गया mg cos थीटा। एक और भी फोर्स है mv²/r, इसके भी एक कंपोनेंट इधर बनेंगे प्लेन के लॉन्ग, एक प्लेन के इधर बनेंगे नीचे। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इधर में हो गया इसका कंपोनेंट mv²/r cos थीटा और एक इधर होगा mv²/r sin थीटा। ये सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में नॉर्मल जो फोर्स है ये हमेशा बैलेंस किया रहेगा mg cos थीटा प्लस mv²/r sin थीटा। ये जो नॉर्मल फोर्स है mv²/r sin थीटा mg cos थीटा दोनों को बैलेंस करता है। खेल करेगा कौन? तो खेल करेगा वो दोनों जो फोर्स है, एक mv²/r cos थीटा और एक mg sin थीटा। ये दोनों वहां पर उधम मचाए। और ये जो रोड है जिसमें ये गाड़ी चल रहा है, इसमें फ्रिक्शन है। ऑफकोर्स रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन है। तो बताओ तो अगर mv²/r cos थीटा ज्यादा है mg sin थीटा से तो क्या होगा? mg sin थीटा। अरे बताओ भाई क्या होगा? वही है। और पलट जाएगी सर गाड़ी। पलटने का तो कहानी खत्म हो गया वेदांग। ओवर टर्निंग तो खत्म हो गया, फिर काहे पलटा रहे हो जबरदस्त? ये ज्यादा है इससे। इस केस में गाड़ी तो नहीं पलटेगा, एकदम नहीं पलटेगा। हाँ, गाड़ी घसटा करके ये पूरा जो है वो ऊपर जा सकता है या घसटा के नीचे आ सकता है, पलटेगा नहीं। रोड उठा दिया जाए तो पलटेगा नहीं। हमने बड़ा सिंपल पलट, याद रखिए आप, गलत कॉन्सेप्ट मत बिठाइए। पलटाने की, नचाने की जब भी बात होगी तो उसका डिसीजन टॉर्क करेगा, फोर्स नहीं करेगा। पलटाने की है ना, घुमाने की, इस तरह से घुमाने की जब भी कोई बात करेगा तो कौन कारण होगा? टॉर्क कारण होगा, फोर्स नहीं होगा। फोर्स कारण होगा चलाने का, है ना, दाएं बाएं आगे पीछे। चलाने का काम फोर्स करेगा, घुमाने का काम टॉर्क करेगा। तो हमने अभी फोर्स पूछा है, टॉर्क नहीं पूछा। चलो फिर से मैं प्रश्न करता हूं,
अगर mv स्क्वायर बाई r cos थीटा अगर ज्यादा हो जाए mg sin थीटा से तो क्या होगा? बाहर की ओर माइनस सर उस बैंक से स्लिप कर जाएगा। हाँ, ये जो पूरा आपका जो पूरा कार का मास सिस्टम है वो mv स्क्वायर बाई r इसको ऊपर ले जाने का टेंडेंसी बनाएगा। यस सर। लेकिन ऊपर जा नहीं पाएगा क्योंकि ये जो जब ऊपर जाने की टेंडेंसी बनाएगा तो ये जो रोड है वो नीचे के डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाने लग जाएगा। हाँ सर। और फ्रिक्शन इसको ऊपर जाने से बचाने लगेगा। ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि अगर mg sin थीटा ज्यादा हो जाए mv स्क्वायर बाई r cos थीटा से तब क्या होगा? तो अगर ये ज्यादा हो जाए इस पूरी कार की टेंडेंसी घसटा के नीचे आने की होगी और नीचे आने की होगी तो फिर क्या होगा? ये रोड जो है उसको फ्रिक्शन ऊपर लगाने लग जाएगा तो फिर उसको नीचे जाने से टॉर्क का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बात? घुमाने वाला ने भरोसा। अच्छा, ये वाली फोर्स कम है या ज्यादा है ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये डिसाइड करेगा स्पीड जो आपका v है। अगर कार की स्पीड कम रखोगे तो ये वाली फोर्स कम होगी, कार की स्पीड ज्यादा रखोगे तो ये वाली फोर्स ज्यादा होगी। परंतु ये वाला जो फोर्स है ना, ये वाला फोर्स ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड जो गाड़ी का मास है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो रोड जितना उठा हुआ है sin थीटा, दैट इज फिक्स्ड, इट विल नॉट चेंज। चेंज आपका ये वाला ही फोर्स कर सकता है mv स्क्वायर बाई r स्पीड के कारण चेंज करें। मास रेडियस cos थीटा तो सेम रहेंगे, स्पीड के बदलने से ये वाली फोर्स सेम। अच्छा, और अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाए तो कार सेफली चलेगा और फ्रिक्शन को कोई भी यहां मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी घसटाने से रोकने की। तो मैं अब इसका एक कंडीशन लेकर के चीजों को डिस्कस करता हूं। सबसे पहला हम कंडीशन लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन, इफ नो फ्रिक्शन is required, या ऐसा करो, ऐसे लिखो, if mv square by r cos theta is exactly equal to mg sin theta, then no friction will be required to prevent slipping or skidding। स्लिपिंग डाउन होता है ना, और स्कीडिंग अप, स्कीडिंग अप। ये स्लिप डाउन होने की भी टेंडेंसी नहीं होगी, स्कीडिंग अप होने की भी टेंडेंसी होंगे, और स्लिपिंग डाउन स्कीडिंग अप होने के लिए, रोकने के लिए उसको फ्रिक्शन लगाने की कोई जरूरत। दिस इज द कंडीशन। तो इन दिस केस आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, mm काट दीजिए, तो बताइए क्या आएगा। v स्क्वायर बाई r इंटू जी ना, mm कैंसिल, और साइन थीटा राइट साइड में है, कॉस थीटा भी राइट साइड चला गया नीचे में। उस केस में कार की स्पीड क्या होनी चाहिए? तो कार की स्पीड यही होनी चाहिए, रूट अंडर आर जी टाइम। जब आप कभी इस तरह के रोड पर चलोगे जहां पर आगे जाके मोड़ है, रोड में हाईवे या एक्सप्रेस वे में मोड़ है, तो देखोगे कि मोड़ होने से 200, 500, 200 मीटर पहले ही एक बोर्ड जो है ना रोड के किनारे में टंगा रहता है, लिखा रहता है गति सीमा। गति सीमा आपने देखा है कभी आइनस? यस। यस सर।
रोड के किनारे में लिखा रहता है गति सीमा, है ना, स्पीड लिमिट। वो स्पीड लिमिट कैसे निकाला जाता है? तो जो इंजीनियर ने रोड बनाया है उसको तो पता है कि रोड कितना एंगल से उठाया हुआ है, उसको पता है कि रोड की जो सर्कुलेटिंग की गई उसका रेडियस क्या है, और यही फॉर्मूला लगाकर रूट अंडर RG tan थीटा यूज करके वो स्पीड निकाला गया। दिस इज द सेफेस्ट स्पीड, इट इज द सेफेस्ट स्पीड। हमसे क्यों लगाना है फॉर्मूला? इस स्पीड से चलोगे तो पलटोगे तो वैसे भी नहीं, क्योंकि रोड उठा हुआ तो पलटोगे तो नहीं, बिल्कुल सर। आपकी कार भी जो है ना वो कोई तरह की स्लिपिंग डाउन और स्कीडिंग अब भी टेंडेंसी नहीं रखेगा, फ्रिक्शन को जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको बचाने, है ना। इट इज द सेफेस्ट स्पीड इन सर्कुलेशन, इन सर्कुलर ट्रैक। आप इस स्पीड से चलो, आपको कोई परेशानी नहीं। और अगर आप इस स्पीड से कम स्पीड से चलोगे तो क्या होगा? अजी, अगर आप इस स्पीड से कम स्पीड से चलोगे तो क्या होगा? कम स्पीड से चलोगे तो ये वाली फोर्स कम हो जाएंगी, इस साइड स्लिप करेंगे। अगर आप इस स्पीड से कम स्पीड से चलोगे तो स्पीड कम करोगे तो ये वाली फोर्स कम हो जाएंगी, और ये वाला फोर्स तो जस का तस है, जैसा था वैसा ही रहेगा। तो इधर स्लिप करेंगे तो आपकी जो ये पूरी कार है उसकी नीचे जाने की टेंडेंसी हो जाएंगी। तो ये जो रोड है इसकी फ्रिक्शन तब काम करेगा, और वो फ्रिक्शन आपको नीचे जाने से रोकने में हेल्प करेगा। तो मतलब आपको उस केस में फ्रिक्शन की जरूरत होगी कार को सेफ रखने की। सेफ हो जाएगा। तो हम दूसरा कंडीशन लेते हैं, हम तो गाड़ी चलाते हैं, नहीं इमेजिन करें। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेते हैं ताकि हम दूसरे वैसे तो साइकिलियों पे बच्चे जिधर नाचल जाओगे ना उधर नाच ले खड़ा होके, लेकिन नहीं गिरते। ठीक, इमेजिन करने से नहीं होता है, फिजिक्स से होगा तो होगा ही। फिजिक्स तो किए बहुत कुछ है। दूजा पर मार दे। हम अब नेक्स्ट कंडीशन ले रहे हैं। ये पहला कंडीशन था 1। The next condition is 2. Reaction is double reaction. अगर डिसकंटिन्यूअस, सब कोई मेरे साथ साथ बोलो, अगर mv²/r mv²/r cos थीटा अगर ये कम हो जाए mg sin थीटा से, तब क्या होगा बताओ? कुछ बोलो यार, गलत सही जो भी है। अगर ये वाली फोर्स कम हो जाएंगी, ये वाली फोर्स ज्यादा हो जाएंगी, तो कार की टेंडेंसी क्या होगी? नीचे की नीचे जाने की होगी। नीचे जाने की होगी। देन देयर विल बी गलत सही कुछ भी सर बोलो। there will be a tendency to slipping down. तो क्या कार नीचे चला जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं, नीचे जाने की टेंडेंसी होगी लेकिन कार नीचे नहीं जाएगा। फिर क्या होगा बेटा? तो फ्रिक्शन लग जाएगा ऊपर। हाँ, तब इस केस में मैं अपनी वीडियो ऑफ करता हूँ, मेरी नेटवर्क कमजोर है ना। देन देयर विल बी अ टेंडेंसी टू स्लिपिंग डाउन and a friction will be required to prevent the slipping. आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, एम काट दोगे, तो आपकी जो v वैल्यू आएंगे दैट इज द लेस देन इक्वल टू √100 RG tan थीटा। तो फ्रिक्शन इस केस में ऊपर लगे, और फ्रिक्शन आपको बचा रखेगा। क्या फ्रिक्शन जीवन आपकी कोई भी स्पीड तक बचा के रख सकता है? नहीं।
है ना, एक लिमिट तक आपको ये फ्रिक्शन बचाएगा, और उस लिमिट से और स्पीड कम कर दोगे तो ये mg sin थीटा जो है वो कार को घसटा के नीचे ले आएगा। आप जैसे जैसे ये वाली स्पीड को कम करते जाओगे ये वाली फोर्स कम होती जाएंगी ना। जैसे कि शुरुआत में देखो, ध्यान से समझो, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से समझो। सपोज करो कि ये जो फोर्स है mg sin थीटा फोर्स है वो 100 न्यूटन है, और शुरू में ये जो mv स्क्वायर बाई आर है ये भी 100 न्यूटन है। तो बताइए कितनी फ्रिक्शन लगानी पड़ेगी इस कार को घसटाने से रोकने के लिए? कोई भी नहीं, 0। अब आप ये वाली स्पीड कम कर गए, ये वाली स्पीड जो कार चला रहा था ये कार की स्पीड कम कर दिया तो क्या हुआ? कम कर दिया तो ये वाली जो 100 न्यूटन की फोर्स है वो कम हो गई, 80 मान लिया। कम होके मान लो ये वैल्यू हो गया 90 न्यूटन, अच्छा, लेकिन नीचे वाला तो 100 का 100 ही रहेगा। तो इसको बैलेंस नीचे जाने से रोकने के लिए तब फ्रिक्शन को अपना वैल्यू 10 न्यूटन करना पड़ेगा, और स्पीड कम कर दो तो ये वाली फोर्स जो है 90 से घट के 80 हो गया, ये तो 100 का 100 ही रहेगा। तो अब आप इस कार को नीचे जाने से रोकने फ्रिक्शन की वैल्यू को बढ़ा के 20 न्यूटन करना पड़ेगा। अब मान लो कि फ्रिक्शन का 20 न्यूटन उसका मैक्सिमम वैल्यू ही है। फ्रिक्शन की तो एक लिमिट तक ही वैल्यू बढ़ती है ना, फ्रिक्शन की वैल्यू 20 न्यूटन ही है मैक्सिमम, इससे और ज्यादा उसका वैल्यू नहीं बढ़ सकता। और इधर तुम स्पीड और कम कर दिए और ये 80 से घट के ये 70 न्यूटन हो गया, और फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ नहीं सकती है 20 से, तब तो कार नीचे जाना शुरू कर देगा, एक्सेलरेट करना शुरू, कार स्लिपिंग करना डाउन की तरफ शुरू हो जाएगा। तो आप कार की स्पीड मिनिमम कितना तक कर सकते हो ताकि ये स्लिपिंग डाउन न हो? ठीक है, तो वो हम अभी कैलकुलेट करना सिखाते हैं। So to find now V minimum or no slipping down, स्लिपिंग डाउन न हो उसके लिए भी मिनिमम क्या हो, कितना स्पीड तक आप कम कर सकते हो ताकि कार जो है स्लिप डाउन ना हो। तो आप यहां से n का वैल्यू बताओ, n का वैल्यू कितना है? mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा प्लस mg इंटू कॉस थीटा। फ्रिक्शन ऊपर लग गया, mg साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तक ये रोकेगा प्लस mv स्क्वायर बाई आर इंटू कॉस थीटा। तो mg साइन थीटा फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू आप ये रख दो mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा प्लस mg कॉस थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको v का वैल्यू आएगा अंडर रूट rg tan थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू टाइम्स tan थीटा। ये मिनिमम वैल्यू हम निकाले। This will be the minimum speed. On solving you will get this one. तो इतनी स्पीड तक आप कम कर सकते हो कार को नीचे जाने से रोकने के लिए, फ्रिक्शन आपको बचा कर। ठीक है अनिश? यस सर। अब अगर हम स्पीड mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा ज्यादा कर देंगे तो फिर क्या होगा मामला? थर्ड केस में if mv square by r cos theta is greater than mg sin theta,
अगर ये वाली फोर्स ज्यादा हो गई और ये वाली फोर्स कम हो गई तो इस कार की टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी। देन देयर विल बी द कंडीशन ऑफ स्कीडिंग अप and a friction will be required to prevent skidding. यहाँ से v का वैल्यू ग्रेटर देन रूट अंडर आर बी टेन थीटा। फ्रिक्शन तब इस केस में किधर लगेगा? डाउनवर्ड। ये वाली फोर्स ज्यादा हो गई ना, तो ये कार की टेंडेंसी, ये पूरी कार जो है वो ऊपर जाने का टेंडेंसी करेगा, तो सरफेस उसको ऊपर जाने से रोकने के लिए फ्रिक्शन नीचे। सेम कंडीशन, कितनी मैक्सिमम स्पीड हम बढ़ा सकते हैं? अगर स्पीड का मान बढ़ाना है तो कितनी मैक्सिमम स्पीड बढ़ा सकते हैं ताकि ये ऊपर जाने से रोके? तो टू फाइंड भी मैक्सिमम और नो स्कीडिंग, स्कीडिंग ना हो, उसके लिए भी मैक्सिमम क्या होना चाहिए? तो उसके लिए भी आप सेम प्रिंसिपल लगाइए। एन बराबर तो लिख सकते हैं एम भी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, ही तो रहेगा ही, प्लस यहाँ पे एम भी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा को बैलेंस करेगा एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एन। और जब आप इसका एन वैल्यू को प्लेस कर दो जगह पे, म्यू टाइम्स एन, एन की वैल्यू देखो निकाले हैं ऊपर में, एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, और इसको जब आप सॉल्व करोगे we will get the V maximum value, that is root under Rg tan theta plus mu divided by 1 minus mu tan theta. इतनी मैक्सिमम स्पीड तक आप इस कार को इस इंक्लाइंड बैंक्ड रोड पे चला सकते हैं, आप बचे रहो। ठीक है, तो सेफ स्पीड कह सकते हो, भी सेफ that should lie between V minimum to V maximum। पलटने का तो खतरा नहीं है क्योंकि रोड उठा हुआ है, घसटाने का खतरा है, और घसटाने के खतरा के लिए for no slipping down और स्कीडिंग अप के लिए आपकी जो सेफ स्पीड है वो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में होनी चाहिए। और सेफेस्ट स्पीड आपका जो था वो रूट अंडर आर बी टेन थीटा, उसमें फ्रिक्शन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप आराम से रोड पे चलो। So this is the situation। रिकॉर्डिंग नहीं हुआ क्या? नहीं।
ठीक है जी। यस सर। So this is the motion of cyclist and motion of four-wheeler on a circular track. तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे. We will be continue the next class.